कमाल ख़ान जैसे पत्रकार बार बार नहीं आते हैं और ख़ासकर ये अब रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है कि जब उन्होंने इतने ज़हरीले तेज़ाबी दौर में उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग की और उस रिपोर्टिंग के तहत उनको किन किन ऐवानों से ख़ारिज किया गया कि जब इतने तेज़ाबी माहौल में दिन रात इंसान अगर उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है, तो उसका असर उसके पूरे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, उसकी पूरी शख्सियत पे, जहन पे पड़ता है। और एनडीटीवी के जो हमारे साथी हैं उनके बातों से जो सामने आ रहा है उससे भी ये पता चल रहा है कि एक समाज, एक सरकार और एक पूरा माहौल जब एक पत्रकार के, रिपोर्टर के पीछे पड़ जाए तो वो कैसे सरवाइव करता होगा। उत्तर प्रदेश तो हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, तो जाहिर है वहाँ पर जो हालात हैं वैसे हालात तो शायद ही कहीं हों। आपने कहा कि क्या दूसरा कमाल ख़ान, मुझे ये फ़िक्र है कि जो भी पत्रकार इस वक्त अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म छोड़ नहीं रहे हैं, किसी की गोद में जाके नहीं बैठ गए हैं, उन सब को कैसे बचाया जाए, कैसे उनका ख्याल रखा जाए। उन बता देना कि स्कूलों में मिड डे मील के नाम पे नमक और रोटी खिलाई जा रही है, इस बात पर जेल हो सकती है। कोई बलात्कार का कांड रिपोर्ट करने आ रहा है, वो 1.5 साल से जेल में है। तो ये पत्रकारों की ज़िंदगी, तो जो प्रोफेशनल्स हैं अभी भी उनकी तो ज़िंदगी मुहाल कर दी गई है। अनगढ़ हीरों को तराशें और उनको आने वाली नस्लों के लिए कमाल ख़ान जैसा बनाएं, रवीश कुमार जैसा बनाएं, या और हमारे जो दीगर बड़े नाम हैं जो लड़ रहे हैं इस वक्त, उन जैसा बनाएं। तो मुझे लगता है कि संस्थान का बहुत बड़ा हाथ होता है। एनडीटीवी को भी सलाम कमाल ख़ान जैसा पत्रकार देने के लिए। 20 लाख मुसलमानों को मारने का एक स्पेसिफिक एजेंडा दिया जा रहा है विद फिगर, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए नामुमकिन है। देखिए, मुसलमान ख़वातीन के ख़िलाफ़ लगातार एक कैंपेन चल रही है जिसके लिए वही मुसलमान ख़वातीन के जो खैरख्वाह हैं मोदी साहब, वो चुप हैं, सपा सुप्रीमो ने। और ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा, और मुझे ये लगता है कि इस बार जो हम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के रुझान देख रहे हैं वो इसी वजह से, ख़ुद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने मुसलमानों को ढकेल दिया है AIMIM की तरफ। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शीबा असलम फ़हमी। अभी हाल ही में जिस तरह कल NDTV के वरिष्ठ पत्रकार कमाल ख़ान साहब का इंतकाल हुआ, हम भी उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जिस तरीके से ये एक दुखद हादसा जो है हुआ है, मीडिया जगत के लिए कितनी बड़ी जो है आप इसको हानि समझती हैं? देखिए, कमाल ख़ान जैसे पत्रकार बार बार नहीं आते हैं और ख़ासकर ये अब रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है कि जब उन्होंने इतने ज़हरीले तेज़ाबी दौर में उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग की और उस रिपोर्टिंग के तहत उनको किन किन ऐवानों से ख़ारिज किया गया, कहाँ कहाँ से उनके नाम काटे गए, ये सब से गुज़रते हुए उन्होंने अपना जो प्रोफेशनलिज्म था उसको कभी भी आँच नहीं आने दी। कभी नहीं लगा कि वो एक ख़ास तरह की एक सटल प्रताड़ना झेलते हुए पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने प्रोफेशनलिज्म में ये ध्यान रखा कि किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, ये भी ध्यान रखा कि चाहे कितना भी उन्हें डराया जाए और उनको एहसास कराया जाए, लेकिन वो डरे हुए नहीं हैं। लेकिन हम सब लोग ये जानते हैं कि जब इतने तेज़ाबी माहौल में दिन रात इंसान अगर उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है, तो उसका असर उसके पूरे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, उसकी पूरी शख्सियत पे, जहन पे पड़ता है। और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा प्रेशर, मेरे ख़्याल से इतने फ़िट आदमी के साथ हार्ट अटैक हो जाना, मैसिव हार्ट फेलियर होना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये जो माहौल है तेज़ाबी, इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसने उनको अंदर अंदर घुटने पे मजबूर किया था। पर्सनल बातचीत में जो दोस्त उनके बताते हैं और NDTV के जो हमारे साथी हैं उनके बातों से जो सामने आ रहा है उससे भी ये पता चल रहा है कि एक समाज, एक सरकार और एक पूरा माहौल जब एक पत्रकार के, रिपोर्टर के पीछे पड़ जाए तो वो कैसे सरवाइव करता होगा। वो बाज़ाब्ता तो नहीं, लेकिन वो इन्हीं सब चीज़ों का शिकार होकर इतनी जल्दी हमारे बीच से चले गए। ये बहुत अफसोसनाक है। क्योंकि हम भी लगातार देख रहे हैं और
हमने भी कमाल साहब की ख़बरों को देख करके, उनकी स्टोरियों को देख करके काफ़ी कुछ सीखा है और लगातार सीख भी रहे हैं। लेकिन ख़ुद ये यकीन कर पाना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम जैसे नौजवान पत्रकारों के लिए, और भी तमाम सब लोग को एक सदमा जो है पहुंचा है। लेकिन अब ये जो मौजूदा वक्त की पत्रकारिता चल रही है, क्या लगता है कि अब आपको कोई ऐसा दूसरा कमाल खान बन सकता है या उभर करके कोई सामने आएगा, या कितनी ज़रूरत है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए, जो वहाँ की खबरें थी। उत्तर प्रदेश तो हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, तो जाहिर है वहाँ पर जो हालात हैं वैसे हालात तो शायद ही कहीं हों। आपने कहा कि क्या दूसरा कमाल खान, मुझे ये फ़िक्र है कि जो भी पत्रकार इस वक्त अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म छोड़ नहीं रहे हैं, किसी की गोद में जाके नहीं बैठ गए हैं, उन सब को कैसे बचाया जाए, कैसे उनका ख्याल रखा जाए, उनके संस्थान या वो जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं कैसे उसको मजबूत किया जाए, यही आम जनता की जिम्मेदारी है। आम जनता यही कर सकती है। जहाँ तक इसका सवाल है कि सरकार के सतह पर क्या हो रहा है, ये तो हमारे बस में नहीं है। इस वक्त पत्रकारिता का काम अगर ईमानदारी से किया जाए तो वो सैनिकों से जो सरहद पर खड़े हैं उससे ज़्यादा पसोपेश का, मुज़ब्ज़ब में डालने का और हर वक्त ख़तरे से खेलने का काम है। हम लोग को, हम जानते हैं कि कैसे सरकार की कारकर्दगी के बारे में ये बता देना कि स्कूलों में मिड डे मील के नाम पे नमक और रोटी खिलाई जा रही है, इस बात पर जेल हो सकती है। कोई बलात्कार का कांड रिपोर्ट करने आ रहा है, वो 1.5 साल से जेल में है। तो ये पत्रकारों की ज़िंदगी, तो जो प्रोफेशनल्स हैं अभी भी उनकी तो ज़िंदगी मुहाल कर दी गई है। दूसरा कमाल खान कैसे बनता है, ये तो समाज की ही जिम्मेदारी है कि एक तो ये कि संस्थान ऐसे हों जैसे NDTV है, जिसने एक मज़बूत धरातल दिया, ये भरोसा दिया कि तुम अपना काम करते रहो, तुम्हें किसी की गोद में नहीं बैठना है, तुम्हें अपनी कंपनी का PR नहीं करना है, तुम्हें अपनी कंपनी के लिए TRP या विज्ञापन की होड़ में नहीं जाना है। तो ये उस संस्थान को भी सलाम करने का वक्त है जिसने ये भरोसा दिया अपने काम करने वालों को, पत्रकारों को। ऐसे संस्थान होंगे तो ऐसे पत्रकार होंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पत्रकार दलाली करने और PR का काम करने किसी कंपनी का या किसी पार्टी का करने आता है। जब भी नया पत्रकार आता है वो बहुत जोश और दुनिया को, समाज को बेहतर बनाने के इरादे से और तहैये से आता है। तो ये कंपनीज़ का काम है, जिन कंपनीज़ में वो काम कर रहे हैं, ये मीडिया हाउसेस का काम है कि अपने अनगढ़ हीरों को तराशें और उनको आने वाली नस्लों के लिए कमाल खान जैसा बनाएं, रवीश कुमार जैसा बनाएं, या और हमारे जो दीगर बड़े नाम हैं जो लड़ रहे हैं इस वक्त, उन जैसा बनाएं। तो मुझे लगता है कि संस्थान का बहुत बड़ा हाथ होता है। NDTV को भी सलाम कमाल खान जैसा पत्रकार देने के लिए। हमारी टीम की तरफ से भी जो है बहुत खैराज अकीदत पेश करते हैं लगातार, बार बार। अभी हाल ही में जिस तरीके से कुछ माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अभी जैसे धर्म संसद लगाया गया, उसमें वसीम रिजवी की जो है गिरफ्तारी हो भी चुकी है, यति नरसिंहानंद सरस्वती उसको छुड़ाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। इस तरीके के वाक़यात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रही हैं आप? नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, होने दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि कुछ इतना बड़ा होता रहे कि आप उसे नज़रअंदाज ना कर सकें और उसी में आप फंसे रहें, और आप सरकार से उसके रिपोर्ट कार्ड पे बात ना कर सके कि कैसे सब कुछ बेचा जा रहा है, कैसे रोज़गार ख़त्म किए जा रहे हैं, कैसे सब कुछ प्राइवेटाइज़ करके आरक्षण को बेमाने किया जा रहा है जो दलितों के लिए और OBCs के लिए और आदिवासियों के लिए है। तो ये सारा काम इसीलिए हो रहा है कि आपका ध्यान भटके। अब सवाल ये है कि क्या हमारा ध्यान भटकेगा? ये लोग वितंडा इतना बड़ा खड़ा करते हैं, इतना तमाशा इतना बड़ा करते हैं कि आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर जेनोसाइड का कॉल दिया जा रहा है, नस्ल कुशी का, कि 20 लाख मुसलमानों को मारने का एक स्पेसिफिक एजेंडा दिया जा रहा है विद फिगर, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए नामुमकिन है, लोगों के लिए नामुमकिन है, और जो मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी, उनके लिए भी फ़िक्र की बात है, और जितने भी इंसाफ पसंद और अमन पसंद हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, उन सब के लिए ये नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त बात है। तो ये सारी चीज़ें हो तो उसी के लिए रही हैं। कई बार मुझे ये भी लगता है कि जितनी मकदार में नफ़रत घोलनी थी समाज में अपने चुनावी फ़ायदों के लिए, शायद उससे ज़्यादा घोल दी गई है।
इसलिए मोदी जी के इस तरह के समर्थक अब मोदी जी से नाखुश हैं कि वो जितना चाहते थे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, उतना मोदी जी ने करके उनको नहीं दिखाया है, उतना योगी जी ने उनको करके नहीं दिखाया है। तो वो बार बार ललकार रहे हैं और वो असंतुष्ट हैं अपने अपने नेताओं से, और वो कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ लोगों ने घोषणा की थी, कुछ भाजपा के नेताओं ने, कि 2021 तक भारत मुसलमान मुक्त हो जाएगा, 2022 तक मुसलमानों से वोट करने का अधिकार छीन लिया जाएगा, ऐसी ऐसी घोषणाएं हुई थी। और मुसलमानों के पास एक ही ऑप्शन छोड़ेंगे हम लोग कि चाहें तो आप हिंदू धर्म कबूल करके घर वापसी कर लें या फिर अरब महासागर में चले जाइए। इस तरह की फिजूल बातें कर रहे थे। तो नफ़रत की मकदार उम्मीद से ज़्यादा चली गई, या जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा नफ़रत फैल गई है, और ये उसी का नतीजा है कि वो अब अपने सियासी आकाओं से नाखुश हैं और उनको लग रहा है उतनी मुसलमानों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया गया जितना हम चाहते थे। अभी आप खुद एक ख़वातीन हैं और अच्छी जो है शोहरत भी है आपकी, आपका नाम भी है, लेकिन जब ये सुल्ली डील ऐप जैसे मामले सामने आते हैं और इस पे ख़वातीनों की बोली लगाई जाती है, तो इससे कितनी तकलीफ़ पहुंचती है, एक अगर इंसानियत के तौर पर भी देखा जाए? जी, आप देखिए, जो बात करने वाली, जो समझदार, पढ़ी लिखी और सरकार से सवाल करने वाली खातून हैं हमारे समाज में, उन्हीं के साथ ये सलूक किया जा रहा है। यानी कि ये जो पूरा ऐप का जो मामला था, ये उन आवाज़ों को चुप कराने की एक कोशिश थी। इससे पहले भी जो नाम सामने आए थे उसमें भी यही था, उससे पहले ये देखिए तीसरा अटेम्प्ट है, तीनों बार यही था। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ये सिर्फ वितंडा नहीं है, ये उन्हीं आवाज़ों को खामोश कराने के लिए है। ऐसे दौर में जब ये कहा गया कि हम मुसलमान औरतों का बहुत भला कर रहे हैं, हमने 3 तलाक़ का कानून बनाया है वगैरह वगैरह, उसी दौरान आप देखें मुसलमान ख़वातीन के ख़िलाफ़ लगातार एक कैंपेन चल रही है, जिसके लिए वही मुसलमान ख़वातीन के जो खैरख्वाह हैं मोदी साहब, वो चुप हैं। तो ये हम लोग तो देखिए ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान की रूह को जो चोट पहुंच रही है इससे, जो हिंदुस्तानियत या भारतीयता को जो के अंदर जो गिरावट आ रही है, इससे उभरेगा कैसे भारत? आज नहीं तो कल आपको इन सब बातों को फेस करना पड़ेगा। और ये जितनी भी ये फहाश हरकतें हैं, ये सिर्फ आवाज़ों को चुप कराने के लिए हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, उनमें से कोई भी खातून जो है वो डरी हुई नहीं है, परेशान हाल नहीं है। उनको पता है कि इसका भी मुकाबला करना, ये जंग भी जीतनी है, और जो वो जंगें और लड़ रही वो भी जीतनी है। अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, बीजेपी पार्टी से लोग इस्तीफ़ा दे कर के सपा दूसरी पार्टियों में जो है जा रहे हैं, एमआईएम भी वहाँ ज़ोर आजमाइश कर रही है, तमाम और सियासी पार्टियां जो हैं वो भी ज़ोर आजमाइश कर रही हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल शिबा जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी में नेता थे वो वहाँ से अपना इस्तीफ़ा दे कर के सपा पार्टी में गए, तो क्या लगता है कि सिर्फ पार्टी छोड़ देने के बाद इंसान का दिमाग भी जो है वो बदल जाता है, उसकी सोच भी बदल जाती है? क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो बीजेपी पार्टी में रह कर के कर रहे थे वो उस तरफ भी जा रहे हैं? इसको किस तरीके से देखती हैं आप? बहुत गहरा सवाल है, बदलती है इसके साथ। बहुत गहरा सवाल है। ये सवाल मुझे सीधे कल्याण सिंह के पास ले जा रहा है कि वो पार्टी बदल करके भाजपा छोड़ के सपा में आ गए थे और उनका खैर मकदम किया था सपा सुप्रीमो ने। और ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा, और मुझे ये लगता है कि इस बार जो हम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के रुझान देख रहे हैं, वो इसी वजह से ख़ुद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने मुसलमानों को ढकेल दिया है AIMIM की तरफ। कोई चारा नहीं छोड़ा है कि अब मुसलमान जो हैं वो अपनी कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करें, कितनी तजलील हो उनकी। आप ये देखिए कि ये तो एक बात है कि मंच से उन नेताओं को, जो मुसलमान नाम वाले नेता थे, उनको धकिया दिया गया और उनको जगह नहीं दी गई, ये तो एक बात है। लेकिन पूरा विपक्ष, आप जो सेकुलर विपक्ष है, आप उसकी कारकर्दगी देखिए कि जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है तब कोई उनसे मिलने नहीं जाता है, कोई उनके आंसू नहीं पूछता है। अखिलेश साहब मुंह में दही जमाए, प्रियंका गांधी मुंह में दही जमाए, मायावती मुंह में दही जमाए बैठी हैं। जब एक गैर मुस्लिम शिकार हो जाता है कस्टोडियल डेथ का या पुलिस की ज़्यादती का, तो उसके घर भी जाते हैं।
प्रियंका गांधी लड़ के भिड़ के प्रशासन से एक जंग लड़ करके हाथरस वाले केस में भी पहुंची। जो पंजाब का एक बच्चा नौजवान जो कनाडा से आया था वो मारा गया था 26 जनवरी वाले प्रदर्शन में, उसके घर पहुंची उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में पहुंची। ये सब लोग पूरी जद्दोजहद करके पीड़ितों के साथ अपने आप को खड़ा होने के लिए, दिखाने के लिए वहाँ पहुँचे। अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी हो, इन लोगों की कभी कोई आवाज़ मुसलमानों के लिए नहीं निकली है। सवाल है कि वो सारे लोग जो दूसरी पार्टी में, भाजपा में अभी तक थे, वो बाज़ाब्ता मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्राइम करने की बात करते थे और धमकियां देते थे। उन सब लोगों को बिना किसी रोक टोक के जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लिया गया है, इससे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर के ऊपर। और लोग ये बात देखेंगे कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी हैं, जिनके ऊपर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के मामले हैं, उन सब लोगों को ले लिया गया है। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कोई कमिटमेंट ऐसे लोगों को दूर रखने का है ही नहीं सियासत से। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जीतना ही समझ में आ रहा है। और ये इसका बेशक इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो प्रताड़ित समाज है, जो विक्टिम हुआ है इन लोगों के बयानों का और इन लोगों की जहर आलूद सियासत का। कोई भी आप देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बार बार उसको सबको शेयर कर रहे हैं और वो क्लिप्स बन करके चल रहा है। तो ये आसान नहीं रहेगा विक्टिम्स के लिए इस बात को भूलना कि उनके लिए कहा गया कि कब्र से निकाल करके बलात्कार किया जाएगा, या मुसलमान मर्द जो हैं वो हवस की वजह से ये शादियां करते हैं। इस तरह की जो बातें हैं ये बिल्कुल हमारे जहनों में लिखी हुई हैं, इसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, हम मुसलमान क्या मांग रहा है आपसे? तो वो ना एजुकेशन मांगता है, ना आपसे वो रोज़गार मांग रहा है, ना हेल्थ मांग रहा है। वो तो कह रहा है सिर्फ जीने दो, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि कानून के तहत हमारे साथ सलूक होना चाहिए, जैसा सबके साथ होता है वैसे ही हमारे साथ होना चाहिए। सिर्फ जिंदा रहने की जो बात है, ख्वाहिश है, वो उसके लिए इतनी तजलील है मुसलमानों की। तो इस बार तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो अल्टरनेट मीडिया में भी जो सो कॉल्ड सेकुलर प्लेटफॉर्म्स हैं न्यूज़ के, वो कैसे इसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे एक अंडर करंट लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश का मुसलमान AIMIM को चुनने जा रहा है। वो इस फिक्र से आज़ाद है कि MIM को वोट दे करके उसका वोट ज़ाया होगा या कारामद रहेगा। वो इस फिक्र से आज़ाद है कि इससे तो सेकुलर वोट बटेगा। जब सेकुलर वोट उसने नहीं बांटा था तब उसको क्या मिला, उसका सीधा सवाल ये है। तो दूसरी बात यह है कि सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों में जो मुसलमान नाम हैं, उनका भी मुंह कभी नहीं खुला। जब कोई लड़का 3 फीट के नल से उसको खुदकशी बता दिया गया थाने के अंदर, ठीक है, जब एक चूड़ी वाला मारा गया, उसको पूरे ग्रुप ने मिल कर के मारा, जब एक 7 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ, जब मुसलमानों की लिंचिंग हुई, जब 21-22 लड़के गोली का शिकार हो गए, आज तक नहीं पता किसको। तो जो इन पार्टियों में रहने वाले जो मुसलमान हैं, वो भी अगर एक पालतू कुत्ते की तरह बिहेव करते हैं अपने नेताओं के आगे, ना नेता बोलता है, ना उनके वो तथाकथित मुस्लिम चेहरे बोलते हैं, तो हमें फिर ये इन 4-5 लोगों को अगर लाल बत्ती मिल भी जाए तो इससे जो गरीब प्रताड़ित विक्टिम आवाम है उसका क्या फ़ायदा। तो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये अकाट्य है, इससे आप बच नहीं सकते। इसका सामना करना पड़ेगा सपा को भी, कांग्रेस को भी, बसपा को भी, या जो भी अपने आप को सेकुलर क्लेम करते हैं लेकिन मुसलमानों के कत्लेआम में, मुसलमानों के रेप्स में, मुसलमानों के साथ लिंचिंग में खामोश रहते हैं। और अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी ने मुसलमानों को कितने टिकट दिए। ये सारे लोग जो मुसलमान टिकट पाते हैं वो जीते या हारे हमारे किसी काम के नहीं, ये मुसलमानों के दिलों में बैठ गया है। ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं और अपने लिए काम करते हैं और अपनी पीढ़ियों के लिए ये धन दौलत इकट्ठा करते हैं, अगली बार टिकट खरीदने का पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये एक बहुत मुझे तो ये अंदर से दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं पता कि बाकी के जो वो हैं सोशलॉजिस्ट हैं और जो इलेक्शंस बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, उन लोगों को ये बात दिख रही है या नहीं दिख रही है। आई थिंक इस बार AIMIM जो है वो बहुत बड़ी परसेंटेज लेने जा रही है। इसी कश्मकश में जो है उत्तर प्रदेश की आवाम भी लगी हुई है, वो फैसला नहीं कर पा रहे कि आखिर किधर जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी जो है अच्छी तादाद में मुसलमान जुड़ा हुआ है,
आज़म खान को लेकर के, और इधर ये MIM, तो लोगों में भी एक अजीब सी कश्मकश है। तो अगर मैं ये चाहूँ कि आप उनकी जो है थोड़ी सी रहनुमाई करें या उनको बताना चाहें, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? देखिए किस ये तरीके से वो फैसला करें, कहने का मतलब? मुझे ये लगता है कि मेरी तो खैर कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वहाँ के समझदार लोगों को मैं कुछ भी कहूँ, क्योंकि जो लोकल कंडीशंस होती हैं, हर जगह का वोटर कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका बहुत बड़ा असर होता है और वो वही समझते हैं, हम नहीं समझ सकते दूर से बैठ के। जहाँ तक आपने कहा कि बड़ा असर है और लोग हैं, आज़म खां के साथ जो सलूक हुआ है, अगर आज़म खां ख़ुद भी अब आकर के मुसलमानों से अपील करें तो क्या मुसलमान मान जाएगा? मुझे तो इस पे शक है, क्योंकि उनके साथ जो सलूक हुआ, आज़म खां कैसे नेता हैं वो अलग बात है, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं ये अलग बात है, लेकिन अच्छे बुरे कैसे भी नेता तो भरे हुए हैं ना उसी समाजवादी पार्टी में। तो ये तो समाजवादी पार्टी की नींव का पत्थर है, इन्होंने बनाई थी पार्टी। तो इनके साथ अगर अखिलेश यादव ये कर सकता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर आज़म खां खुद भी आके अपील करेंगे तो उनकी अपील का कोई बड़ा असर होने वाला है। और देखिए एक बात और है कि एक बड़ा सवाल गुंडा राज का ज़रूर है। अखिलेश के वक्त में जो दबंगों का और जो जिनको हम बड़े बड़े छत्रप के नाम से जानते हैं, उन सब का जो राज था और उनके हल्के बटे हुए थे, उसकी वजह से जो जनता में त्राही त्राही थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और गरीब हमेशा उसमें पिसता है, क्योंकि मुसलमान गरीब समुदाय है उत्तर प्रदेश का, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ के लोकल कंडीशंस को देख के ही मुसलमान वोट करेंगे और बहुत टैक्टिकली और बहुत समझदारी से वोट करेंगे। हमेशा से वो बहुत पॉलिटिकली बहुत इस मामले में जागरूक रहे हैं। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता है। मैं तो नहीं चाहूँगी कि मैं किसी को कुछ कहूँ सिवाय इसके कि आज़माए हुए को आज़माना बेवकूफ़ी है, ये एक कहावत भी है। और एक ये भी है कि मोमिन एक ही सांप से 2 बार नहीं डसा जाता। तो ये सब चीज़ें हैं उनके सामने हैं, वो खुद तय करेंगे। मुल्क में ओमिक्रॉन फिर से आ गया है, एक कोरोना की तीसरी लहर, बड़ी तेज़ी से जो है इसके मामले भी सामने आ रहे हैं, लगातार मौतें भी जो हैं बढ़ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, इतना पैनिक नहीं है जितना दूसरी लहर में था। इसको किस तरीके से देख रही हैं? उधर चुनावी माहौल लगातार जो है सरगर्म है। देखिए मुझे तो खुद ही पहली लहर में भी कोरोना हुआ, दूसरी लहर में भी हुआ, और अब इतनी तरह की रिपोर्ट्स हैं, कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं। अभी कनाडा में एक बहुत बड़ा कोर्ट केस जीता है अवाम ने इस पूरे प्रोटोकॉल को लेकर के और कोरोना के को लेके जो समझ है, और एक पूरा आर्गुमेंट है जो मास्क के ख़िलाफ़ है कि आप मास्क लगा करके ज़्यादा फैला रहे हैं, तो मास्क के ख़िलाफ़ भी एक वो है। तो हम सब लोग जो हैं अंधेरे में हाथ मार रहे हैं। सरकारों के पास भी ये इसका नहीं पता उनको कि क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स के पास नहीं पता, और यूनाइटेड नेशंस की जो गाइडलाइंस आती है WHO की, तो वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी गाइडलाइंस आती हैं कि जो आपकी लोकल कोई भी समझ हो, कोई भी आंकड़े हो, कोई भी नॉलेज हो, वो उन सब को रद्द करके उनको आपको मानना पड़ता है। तो ये तो एक तरह से ट्रायल चल रहा है पूरी इंसानियत के ऊपर। अब इसमें बस जो भी एहतियात बरत सकते हैं वो बरतनी चाहिए, जो दूरी मेंटेन करनी वो ज़रूरी है, बेवजह बाहर ना निकलें, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दें। मौसम वैसे ही सर्द है, इसमें फ्लू इतनी आसानी से हो जाता है, टाइफाइड निमोनिया ये सब हो जाता है वैसे भी, तो अपना अपना बहुत ख्याल रखें। और ओमिक्रॉन को लेकर के ये मतलब सरकार की तो क्या ही तैयारी है, लेकिन बस जनता जो है वो पहले से ज़्यादा तैयार है, उसको ये पता है कि एहतियात क्या क्या बरतनी है। तो सिर्फ उसी पर मुझे ज़्यादा भरोसा है कि जनता समझदारी दिखाए और एहतियात बरते, क्योंकि जब वो बीमार हम पड़ेंगे तो हम कोई पूछने नहीं आएगा फिर। आखिरी सवाल यही कि किस तरीके से ख्याल रखें और जाते जाते क्या कहना चाहेंगी लोगों के लिए? नया साल भी जो है शुरू है। जी सबको नया साल बहुत मुबारक हो, और मकर संक्रांति और पोंगल और बिहू भी हम मना रहे हैं। हम जो है मोहब्बत की और अमन की खेती करें अपने अपने माशरे में। हर हिंदुस्तानी अमन चाहता है, अमन में ही तरक्की मुमकिन है, और अमन के लिए ज़रूरी है इंसाफ। तो इसलिए इंसाफ के तकाज़ों पर हम बेहतर आएँ, इस उम्मीद के साथ नया साल मुबारक हो सबको। एहतियात का जो सवाल है वो हम सब समझते हैं, बुनियादी एहतियात कि एक तो दूरी थोड़ी सी बना करके रखें, बेवजह ना निकलें बाहर, और खाने पीने का ख्याल रखें। इस वक्त कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम जैसे शौक़ बिल्कुल तर्क कर दें,
और थोड़ा सा भी अगर गले में या आपको ऐसा लगे कि कुछ कमज़ोरी है, बदन में दर्द है, तो आराम करें, एहतियात बरतें। और तो कोई नया तो कुछ है ही नहीं, पुरानी ही दवाइयाँ हैं, बल्कि पुरानी दवाइयाँ जो पिछली बार थी वो अब कम हो गई हैं, अब कोई रेमडेसिविर का नाम नहीं ले रहा है। तो और इस बार क्योंकि उसकी फिरोसिटी भी कम है, उतना ज़्यादा वो तीव्र नहीं है जो इन्फेक्शन है, तो लोग बेहतर हो रहे हैं, घरों में ही इलाज करके बेहतर हो रहे हैं। मुझे दोनों बार कंफर्म कोरोना था, दोनों बार मेरा इलाज घर में ही हुआ और मैं घर में ही ठीक हुई। तो और अपना ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखें, शुगर लेवल का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कोमॉर्बिडिटीज़ अपनी काबू में होनी चाहिए, वही अहम है। तो जिस तरीके से बताया शीबा असलम फहमी साहिबा ने कि घर में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें और जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क के बारे में भी जो है बताया, एहतियात बरतने की जो है वो वाकई बेहद ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं, उन सारे सवालों पर बड़ी बेबाकी से जो है जवाब दिया, अपनी राय रखी। लेकिन अब एक सवाल यही है कि क्या एक पार्टी छोड़ करके जब दूसरी पार्टी में जाया जाता है तो क्या वहाँ की सोच भी वहीं छोड़ दी जाती है, या वो सोच भी अपने साथ लेकर के इंसान जो भी हो वो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या राजनीति पार्टी का चेहरा बदलता है या सिर्फ पार्टियां ही बदली जाती हैं? ये अपने आप में एक सवाल है, ये तो लोगों को ही फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के लिए और ख़ास करके एक सच्ची पत्रकारिता के लिए जो एक सबसे बड़ा नुकसान कमाल खान सर की तौर पर वो सामने आया है, तो वो यकीनन ही सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा उनकी पत्रकारिता को। और जो नए पत्रकार हैं हम जैसे, उनसे उनकी ख़बरों को देख करके हमें आगे भी जो है रहनुमाई मिलेगी, उनसे सीखने के लिए मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, वो उभर करके अगर कमाल खान ना बन सकें तो कम से कम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।